गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर थर्ड जो है महात्मा गांधी के आइडियाज़ पर, उसमें हम साथ जो है उनके आइडियाज़ जो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो हम कर चुके हैं अलग अलग 7 to 8 वीडियोज़ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गांधी जी की संरक्षण प्रणाली, ट्रस्टीशिप सिस्टम ऑफ गांधी जी। इसको शुरू करने से पहले, संरक्षण प्रणाली को शुरू करने से पहले मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में देना चाहती हूँ। प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं कि ये जो समाज है दो वर्गों में बटा हुआ है, या फिर यूँ कहें कि समाज में जो संपत्ति है उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वली नहीं है। अमीरों और गरीबों में समाज बटा हुआ है। अमीरों के पास बहुत अधिक धन है, गरीबों की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर है और बिगड़ती ही जा रही है। ये हमारे प्राचीन इतिहास से ही ऐसा होता आ रहा है और आज वर्तमान स्थिति में भी हम इस जो इम्बैलेंस को है देख सकते हैं। तो गांधी जी इस इम्बैलेंस को देखने के बाद और अपने जो वर्तमान कंटेम्प्रेरी उस टाइम की जो सिचुएशंस थी, जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनके ऊपर वो वर्क करना चाह रहे थे। और ये जो भेदभाव है, ये असमानता है दो वर्गों की, कि अमीरों के पास बहुत अधिक धन होता है और गरीब जो है दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। उस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी एक मुहिम शुरू करते हैं जिसे वो कहते हैं संरक्षण प्रणाली। अब इस जो संरक्षण प्रणाली का है हम अर्थ भी समझ लेते हैं। एक्चुअली इसके अगर अर्थ की मैं बात करूं, अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका एक बार मैं साधारण शब्दों में आपको इसका अर्थ बता देती हूं कि धनी व्यक्तियों को ये विश्वास दिलवाया जाए कि जो भी ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास धन है वो उन्हें गरीब लोगों के लिए अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर गरीबों के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। क्योंकि आवश्यकता से अधिक जो पूंजी उनकी जो है वो उनके पास नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में वो उनकी नहीं है, वो दूसरे लोगों का परिश्रम का परिणाम है। धनी लोग जो केवल क्या करेंगे, संरक्षक के तौर पर काम करेंगे। अब इन साधारण शब्दों को, महात्मा गांधी के शब्दों को मैं एक कड़ी के तौर पर आपको समझाती हूँ। गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, एक्चुअल में उन्हें ये मान लेना चाहिए कि जो उन्होंने वो धन अर्जित किया है वो उनका अपना धन नहीं है। ये जो धन उन्हें मिल रहा है ये वास्तव में जो मजदूर है, किसान है, इन लोगों के परिश्रम का परिणाम है। तो अकेला उनका उसके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें तो केवल उतना ही धन रखना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है, जितना उनका 2 टाइम की रोटी, आरामदायक थोड़ा बहुत जीवन बीत सके। बाकी का जो धन है उन्हें जो गरीब लोग हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, या फिर अपने पास संरक्षित रख लेना चाहिए, या उस धन की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर यानी कि संरक्षक का मतलब सिंपल शब्दों में समझा दूँ तो संरक्षक का मतलब होता है कि देखभाल करने वाला। यानी कि अमीर लोग संरक्षक की तरह काम करेंगे, गार्ड्स की तरह काम करेंगे, अपने ही धन की वो रखवाली रखेंगे। किस लिए रखेंगे? ताकि वो जो धन है उन्होंने अपना जो जो अमीरों का जो धन है वो गरीबों के ऊपर लगा सके। तो ये उनकी संरक्षण प्रणाली थी, ट्रस्टीशिप थी। यानी कि वो एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे, उस धन को सुरक्षित रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो गरीबों के कल्याण को वो लगा देंगे उस धन को। बाकी जो है अदरवाइज वो उस धन के संरक्षक के तौर पर काम करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस धन का वो यूटिलाइजेशन करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि है कि संरक्षण प्रणाली की मूल धारणा क्या है या विशेषताएं क्या है 16 नंबर में। अब हम ये जो संरक्षण प्रणाली है इसका पॉइंट टू पॉइंट हम देखिए डिस्कस करते जाएंगे कि कितनी क्या संरक्षण प्रणाली जो है कितनी सही है, कितनी गलत है। पहले तो इसकी विशेषताएं ही जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके पॉइंट दर पॉइंट इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ें। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो ये है कि प्रॉपर्टी और वेल्थ इज़ हेल्ड इन ट्रूथ फ्रॉम गॉड एंड इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। संपत्ति या जो भी भौतिक वस्तुएं अमीर आदमी ने इकट्ठी करी हैं वास्तव में वो उनकी अमानत नहीं है, वो तो परमात्मा की दी हुई अमानत है। यहाँ पे थोड़ा हम फिलोसफिकल लैंग्वेज में बात करेंगे इस क्वेश्चन में। पॉलिटिकल लैंग्वेज की बजाय हम यहाँ पर थोड़ा सा फिलोसफिकल मीन्स हम थोड़े से दर्शनवादी हो जाएंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, अपना नज़रिया रखेंगे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि जो धन
अमीरों ने इकट्ठा कर लिया है वो वास्तव में उनका धन थोड़ी ना है, ये तो सब परमात्मा की देन है। एज़ यूजुअल हम जो बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में वही चीज़ उन्होंने कही है कि वास्तव में जो व्यक्ति का जन्म होता है वो इन वस्तुओं को लेकर नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होती हैं, प्रकृति होती है, आम लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, जिनके कर्म होते हैं, इस वजह से आप धन को एकत्रित करते हैं, ना कि आप ये कह लें कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मेरी वजह से ही ये धन इकट्ठा किया गया है। तो ये अमीरों को ये बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये धन जो उन्हें मिला है ये वास्तव में परमात्मा की देन है। दूसरा फिर वो कहते हैं पूंजी बुराई नहीं है, कैपिटल इज़ नॉट एन इविल। जैसे मार्क्सवाद में हम क्या कहते हैं, मार्क्सवाद में पूंजीपतियों को हम एक बुराई के तौर पर लेते हैं, पूंजी को बुराई के तौर पर लेते हैं कि धन का एकत्रीकरण या धन इकट्ठा होना अमीरों के पास वास्तव में एक एविल है, एक बुराई है। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर अलग है, यहाँ वो पूंजीपतियों या पूंजी को बुराई नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पूंजी को आप अपने पास रखें लेकिन पूंजी का गलत प्रयोग ना करें। पूंजी कोई बुराई नहीं है, पूंजी का जो गलत प्रयोग आप करते हैं वास्तव में वो ही एक बुराई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। दूसरा वो कहते हैं कि अमीर लोग जो हैं जितना चाहें उतना धन कमाएं, जितना चाहे वो प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो प्रॉपर्टी वो गेन कर रहे हैं, अधिक से अधिक संपत्ति गेन कर रहे हैं, वो जो है गरीबों के लिए संरक्षण के तौर पर ही वो इसे गेन कर रहे हैं, ना कि अपने आराम या अपने विलासिता के लिए। इसीलिए वो कोई बिल्कुल भी बुराई नहीं मानते अगर पूंजीपति अधिक से अधिक धन का इकट्ठा कर रहे हैं। वास्तव में आपने पॉलिटिकल आइडियाज़ में भी पॉइंट पढ़ा होगा कि अमीरों और जो गरीब हैं या मजदूर हैं या जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको एकजुट होकर भारत के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वो पॉइंट आप राजनीतिक विचारों में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि जो पूंजी है, अमीर लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं और जो मज़दूर हैं या फिर जो किसान हैं वो अपना श्रम लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, तब जाकर पूंजी का निर्माण होता है। तो इन दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए और पूंजी का निर्माण करना चाहिए ताकि दोनों ही वर्ग जो है शांति से, सुख से अपना जीवन जी सके। तो यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में महात्मा गांधी ने कह दिया कि पूंजी कोई बुराई नहीं है, अमीरों को खूब पैसा कमाना चाहिए परंतु रखना अपने पास उतना ही चाहिए जितने की उनको ज़रूरत है। बाकी जो है उन्हें संरक्षक के तौर पर जो है दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिए दान कर देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इस पॉइंट को रखा है। फिर हम अगर अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं जिसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो ये प्रकृति है वास्तव में प्रकृति जो है प्रकृति की ही देन है। ये जितना भी आपका धन है प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफ़ी कुछ पैदा किया है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात कहते हैं महात्मा गांधी, आप 2 लाइन में ही समझ जाएंगे कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। आवश्यकताएं क्या होती हैं, जितने की ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करें। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया है, ना कि लालच को पूरा करने के लिए। ये डिफरेंस है आवश्यकता और लालच में। लालच में आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और किसी दूसरे का हक मारने लगते हैं। ऐसे में गांधी जी का कहना है कि प्रकृति ने केवल आपकी आवश्यकताओं के लिए आपको दिया है, ना कि लालच के लिए। तो प्रकृति से जितने भी संसाधन आप पूंजी को बनाने में या धन को एकत्रित करने में कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप उतना ही उस पूंजी एकत्रित पूंजी में से ले जितने की आपको आवश्यकता है। अपने लालच को पूरा करने के लिए न रखें, धन दौलत का भंडारण ना करें। फिर 4th पॉइंट में वो कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक भंडारण करना भी एक चोरी है। होर्डिंग ऑफ वेल्थ को इकट्ठा करना एक चोरी की तरह वो लेते हैं कि इसलिए वो धनी व्यक्तियों को कहते भी हैं कि अधिक धन अवश्य कमाए परंतु चोरी के दोष से बचने के लिए आवश्यक है कि केवल उतना ही धन ले जितने की आपको ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा धन लोगे, आप उससे ज़्यादा लालची बनोगे तो ऑब्वियसली वो जो है धन चोरी कहलाएगा और चोरी जो है एक अच्छा कर्म नहीं है। वो थोड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक होते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर आप चोरी करेंगे तो निश्चय ही ईश्वर जो है आपको इसका दंड देगा, आपको भुगतना पड़ेगा। 5th पॉइंट में जो है कहते हैं कि धन संपत्ति त्यागने में वास्तविक आनंद है। अभी तक जो है
गांधी जी के व्यू से हमें पता चल गया है कि वो धन संपत्ति को उतना अधिक जो है महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए जो महत्व की चीज़ है वो है लोगों की, गरीबों की भलाई, समाज में समानता लेकर आना, सभी लोग अच्छे से जी सके, अच्छे से रह सके, उस चीज़ को पूरा करना। तो ये गांधी जी का उद्देश्य है। तो यहाँ 5th पॉइंट में भी वो यही कहते हैं कि अगर आप धन एकत्रित कर ही लेते हैं तो एक बार आप गरीबों के लिए जो है सोच कर देखें। आपको गरीबों के लिए वो धन जो आपने इकट्ठा किया वो लगाने में जो आनंद मिलेगा वैसा आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी कहते हैं कि आपने वो अमीरों को एक्चुअल में सिंबल करते हुए कहते हैं कि अगर आप धन एकत्रित कर लेते हो तो उस धन को, इकट्ठे हुए धन को आप सुरक्षित रखने के लिए गार्ड्स खड़े करोगे, रक्षक खड़े करोगे। वो गार्ड्स जो है, रक्षक जो है, उन्हें शस्त्रों की ज़रूरत होगी, उन्हें हथियारों की ज़रूरत होगी, आप उनको हथियार भी प्रोवाइड करवाओगे। तो आप जो है शस्त्रों, जो गार्ड्स हैं और जो वो वेपन्स खरीद रहे हैं उसको रक्षा करने के लिए धन की, इन सब पर इतना ज़्यादा खर्च करने वाले हो तो ये खर्चा जो एक्स्ट्रा आप लाइफ टाइम अपने ऊपर वहन करोगे, उससे बेटर है कि आप जो है धन, अपना इस धन को आप ही एक रक्षक की तरह इस्तेमाल करो लोगों के कल्याण के लिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस रक्षक का कोई भरोसा नहीं है कि आपके ही धन को वो हड़पने के लिए एक दिन आपकी ही हत्या कर दे, आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। तो भलाई इसी में है कि आप इस जो है धन के एकत्रीकरण को रोक कर लोगों में धन को बांटना शुरू कर दें। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लोग भी आपके प्रति जो है हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि अपने आप में एक गलत चीज़ होगी। फिर हम 6ठे पॉइंट में आते हैं। ये कहते हैं ये प्रणाली आर्थिक समानता स्थापित करने का साधन है। इट्स अ वे टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये तो मैं बार बार हर पॉइंट में कह रही हूँ कि अमीर गरीब का भेद खत्म करने के लिए जो वर्ग हैं, ये जो क्लास बनी हुई है रिच एंड पुअर की, हैव्स एंड हैव्स नॉट की जो क्लास है, इसको ख़त्म करने के, पूरी तरह से सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए ऐसा एक अहिंसक साधन होना ज़रूरी है, यानी कि एक ऐसा अहिंसक मीन्स होना ज़रूरी है जो समाज में समानता ला सके। इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर महात्मा गांधी एग्जाम्पल भी देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, अगर लोगों को आपसे धन लेना होगा तो 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, एक हिंसक माध्यम द्वारा और एक अहिंसक माध्यम द्वारा। हिंसक में क्या है कि आप लोगों को अपनी जान तक भी देनी पड़ सकती है, आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अहिंसक साधनों की बात करें तो वो अहिंसक साधन जो है, ये अहिंसक साधन यही है कि आप लोगों की हिंसा सहन करने की बजाय आप खुद से ही संरक्षक बन जाएं, ट्रस्टी बन जाएं अपने ही धन के और लोगों के कल्याण के लिए लगा दें, ताकि आप ऐसे कोई हिंसा झेल ही ना पाओ। तो इस तरह से वो भी कहते हैं कि आर्थिक समानता जो है खूनी क्रांति के माध्यम से लाई जा सकती है मार्क्स के अनुसार, बट वो मार्क्स में इतना विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि नहीं, अहिंसक माध्यम से अगर आर्थिक समानता लेकर आनी है तो संरक्षण प्रणाली से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जिसमें क्या है, उनका ये भी मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है प्रत्येक व्यक्ति की स्वच्छ भोजन, रहने के लिए सुंदर घर, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं से पूर्ति के लिए सब कुछ प्राप्त उसे होना चाहिए। उन्हें इस बात का दुख था कि भारत का जो निर्धन ग्रामीण लोगों का शोषण विदेशी नहीं कर रहे बल्कि वहाँ के अमीर लोग भी कर रहे हैं। और इसके लिए वो चाहते थे कि एक संरक्षण प्रणाली ही ऐसी है जिसमें अमीरों का जो है भाव या आंतरिक परिवर्तन करके वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके आर्थिक समानता ला सकते हैं। असहयोग और सविनय अवज्ञा की आज्ञा। वो कहते हैं कि अगर संरक्षण प्रणाली लागू नहीं होती, 6 पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि हिंसक तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंसक तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं बनना। हाँ, ये अहिंसक साधन इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग अगर चाहे तो कल्याण के लिए धन संरक्षित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी वो नहीं करते हैं, अपने आप से स्वेच्छा से दान करने के लिए राजी नहीं होते हैं, ट्रस्टी बनने के लिए राजी नहीं होते हैं, ऐसे में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत है ऐसे धन की, वो लोग फिर सामने आ सकते हैं और वो असहयोग और सविनय अवज्ञा को अपना सकते हैं। असहयोग यानी कि जो अगर फैक्ट्री में अमीर किसी व्यक्ति की फैक्ट्री है, अमीर व्यक्ति है, उस फैक्ट्री का जो मजदूर है वो असहयोग कर दे, यानी कि वो काम करने से इनकार कर दे उस फैक्ट्री में। जो जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है और वो ट्रस्टी नहीं बन रहा है, आपको धन या आपके कल्याण के लिए धन नहीं लगा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है
असहयोग कर सकते हैं। जो किसान है वो ज़मींदारों के खेतों में काम करना बंद कर सकते हैं, मजदूरी करना बंद कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा भी उन्होंने कहा कि एक विनयपूर्ण आप जो है उनकी बातों को अस्वीकार कर दें, विनयपूर्णता से कोई हिंसा का साधन इस्तेमाल ना करें। तो आम लोग जो हैं ट्रस्टीशिप प्रणाली को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अमीरों को ये बात मनवाने के लिए कि आप हमारे लिए धन संरक्षित करें, तो असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर छठा और सातवां पॉइंट भी नहीं होता है सक्सीड, यानी कि छठे में क्या था कि लोग जो है अपनी स्वेच्छा से, अमीर लोग स्वेच्छा से धन देकर आर्थिक समानता लेकर आएंगे, लेकिन वो वैसा भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो आम लोग हैं, अमीरों के अलावा जो दूसरा वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनका काम आता है कि वो असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाकर अहिंसक साधनों का इस्तेमाल करके ट्रस्टीशिप प्रणाली लाने का प्रयास करें। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर क्या, फिर आता है राज्य का कार्य। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर जरूरी हो जाता है। राज्य खुलकर सामने आए, गरीबों के लिए, जो लोग गरीबों के लिए कल्याण के लिए काम करें, उन लोगों को जो धन नहीं दे रहे हैं उनको त्यागने के लिए मनाए, या फिर उनके ऊपर किसी तरह की बाउंडेशन डाले, और ऐसा हो भी रहा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो अमीरों के ऊपर टैक्स लगता है, जो टैक्स पे करते हैं, वो वास्तव में एक संरक्षण प्रणाली का हिस्सा है कि अमीर लोग अपनी तरफ से कोई संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे टैक्स वसूल कर लो। आप ये भी देखते होंगे जो बड़े बड़े अमीर घराने हैं वो एनजीओज़ में काम करते हैं। एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप होते हैं, जो कि आम लोगों की हेल्प के लिए होते हैं, गरीब लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। तो अगर अमीर लोग उसमें शो कर दें कि देखो हम गरीबों की सहायता के लिए इतना धन कर रहे हैं, तो उनको सरकार उतना ही टैक्स कम पे करने के लिए कहती है। तो ये चीज़ आप आज की परिस्थितियों में देख सकते हैं कि ट्रस्टीशिप प्रणाली का ये स्वरूप हो गया कि राज्य ने हस्तक्षेप किया। अगर उन्हें लगा कि अमीर लोग अपनी तरफ से बढ़ के नहीं आ रहे हैं और गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है सहयोग सविनय के द्वारा, तो वो खुद हस्तक्षेप कर रही है, टैक्स लगा रही है। और जो ट्रस्टीशिप प्रणाली के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं अमीर लोग, उनको टैक्स कम देना भी पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ जो है गांधी जी की यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इट्स 8 पॉइंट हो गए। इसके बाद है जो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, अहिंसक साधन आ गए हैं। ओके। इसके बाद जो है मैं वैसे बता देती हूँ, प्रबंधन संरक्षकों के हाथों में, यानी स्टेप वार्डशिप इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्टी, ये एक पॉइंट्स इन्होंने दिया है। हाँ, ये वाला पॉइंट कि मैनेजमेंट जो होगी वेल्थ की, वो वास्तव में कौन करेंगे? अमीर लोग ही करेंगे मैनेजमेंट। अपने धन को जो उन्होंने संरक्षित करके रखा है, वो कहाँ पर कब किस समय लगाना है, ये पूरा अधिकार जो है अमीरों को ही दिया जाएगा। तो जो धन का मालिक है वही निश्चित करेगा कि धन कहाँ कब लगेगा, अर्थात प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका प्रबंध यानी मैनेजमेंट कैसे हो। 10वां पॉइंट है कि संरक्षकों को ये अपना उत्तराधिकार नियुक्त करने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है सरकार ही करेगी। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है और वो अपनी 100 करोड़ की संपत्ति में से 75 करोड़ रुपए जो है वो एक ट्रस्टी के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं, और वो चाहता है कि आने वाले समय में उसका बेटा भी वही धन वो सुरक्षित करने वाला बने। तो ऐसे में जो है उसको पूरा अधिकार है, वो नाम पेश कर सकता है सरकार के सामने कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरे धन का संरक्षण ये व्यक्ति करेगा, या मेरा बेटा करेगा, बेटी करेगी, जो भी है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। अगर वो चाहेगी तो वो मान भी सकती है कि ठीक है, जैसा अमीर कह रहे हैं वैसा ही उत्तराधिकारी हम बना देते हैं। अगर चाहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारा ही अंतिम फैसला होगा, तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये 16 नंबर के पॉइंट की कुछ विशेषताएं आपके यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हम संरक्षण प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे, थोड़ी सी हम आलोचना करेंगे कि वास्तव में ये लागू हो सकती है। आप खुद से ही एक बार सोच के देखें कि आपके पास बहुत सारा धन है, आप अमीर हैं, और आप कितना जो है धन ट्रस्टी बनकर दे सकते हैं। और बहुत सारे जो उन्होंने सिद्धांत दिया महात्मा गांधी जी ने, उसके ऊपर हम मूल्यांकन करेंगे। हम बताएंगे कि
क्या क्या इसके अंदर कमियां रह गई है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मानवीय स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है। ये तो आप मॉर्गेंथो जब पढ़ोगे फाइनल ईयर में जाके, तब भी ह्यूमन नेचर पे बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हो। स्टिग्मन फ्रॉइड की थ्योरीज हैं ह्यूमन नेचर, जिनके पास सोशियोलॉजी है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो कि मानवीय स्वभाव जो है अधिक से धन एकत्रित करने की इच्छा रखता है हमेशा ही। और तो ऐसा लगता नहीं कि वो अपने आप से ही धन कर देगा। और आज वर्तमान में हम देख भी रहे हैं कि मानवीय स्वभाव ज़्यादा से धन एकत्रित करने का करता है, काला बाजारी करता है, अपने छिपे हुए धन को सामने नहीं लेकर आता, करप्शन होता है बहुत सारा। तो मानवीय स्वभाव की कहीं ना कहीं तो हम इस आधार पर आलोचना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आपका कंप्लीट नहीं होता है कि मानवीय स्वभाव जो है संरक्षण प्रणाली नहीं कर सकता है। दूसरी हम आलोचना कर सकते हैं कि भौतिकवाद युग में अनुचित सिद्धांत है। आज का जो युग है ये भौतिकवादी युग है, यानी कि भौतिकवादी क्या है, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अधिक से अधिक धन का संरक्षण करना ही भौतिकवाद है। तो इस भौतिकवादी युग में, अधिक से अधिक धन इकट्ठे करने वाले युग में ये सिद्धांत तो एकदम अनुचित है, ये लागू हो ही नहीं सकता। क्योंकि लोगों की टेंडेंसी है बहुत से आलस की वस्तुएं या फिर ऐशो आराम की वस्तुएं एकत्रित करना है। ऐसे में आप अमीरों से ये कह रहे हैं कि आप धन जो है अपना छोड़ दो गरीबों के लिए, तो वो एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। अत्यधिक धन पवित्र साधनों द्वारा कमाना संभव नहीं है। जो बहुत अधिक धन, ये भी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है, व्यवहारिक चीज़ है कि वास्तविकता ये है जो आम आदमी जो अपनी सफ़ेद कमाई करता है उससे वो घर परिवार ही चला सकता है, बहुत अमीर तो बन नहीं सकता है। तो बहुत सारे ऐसे अपवित्र साधनों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप अमीर बन जाएं। और आज के समय में भी आप थोड़ा सा सोच के देखें, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अगर आज भी हम सोच कर देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं क्या है ऐसे मीन्स का इस्तेमाल किया, ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया है जो अनुचित है अमीर बनने के लिए। ऐसे साधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो अधिक धन कमाया ही क्यों जाए। यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है। महात्मा गांधी कहते हैं कि धन इकट्ठा करो और गरीबों के लिए संरक्षित करो, उसकी रक्षा करो गरीबों के कल्याण के लिए। तो कई लोग तो यही सोचेंगे कि हम धन इकट्ठा ही क्यों करें, इतने ईमानदार तो कोई हो ही नहीं सकता कि हम धन इकट्ठा ही क्यों करें जब हमें बांटना ही है ये धन। हम उतना ही लेना आवश्यकता के अनुसार जितने की हमें ज़रूरत है। अगर ये हमें लोगों में बांटना ही है तो हम ज़्यादा धन इकट्ठा करके अपने आप को परेशान ही क्यों करें। हमें इकट्ठा ही नहीं करना, हम अपना उतना ही इस्तेमाल करें जितने की हमें ज़रूरत है। तो हम उतना ही धन इकट्ठा करेंगे, हम उतनी ही कमाई करेंगे, हम उतना ही दिमाग लगाएंगे। तो ये भी एक सच्चाई है। फिर है धनी लोगों की आवश्यकताएं किस प्रकार निश्चित हों। ये भी गांधी जी ने कहा कि धनी लोग उतना ही रखें जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं कैसे निश्चित होगी। अमीरों के भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। बहुत अमीर होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो एक सिंपल एक बिस्तर पे सो जाएं और 2 वक्त की रोटी खाएं। नहीं, ज़रूरतें उनकी अलग तरह की आवश्यकताएं होती है। तो आवश्यकताएं कैसे डिसाइड करोगे। एक मिडिल लेवल का एक अमीर है, उसकी आवश्यकताएं अलग हो जाती हैं। तो कोई पैमाना नहीं डिसाइड कर सकते। कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता में ये चीज़ कैसे लागू हो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी ने कहा कि टोटल जो धन है उसका 25% धन अपने पास रख लो, बाकी का 75% लोगों के लिए देखभाल में रख दो। तो ये भी प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल सा लगता है कि कितना, कौन बताएगा कि मेरी कमाई इतनी है और इसमें से इतना धन मैं रखूँगा। इतना कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी आवश्यकता है। धनियों का आधार क्या होगा। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना की जा सकती है इस आधार पर कि आप धनी मानोगे किसे, क्या आधार है, किसे आप धनी मानोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका पड़ोस का कोई जो है व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी पे है और वो थोड़ा सा ठीक ठाक जीवन बीत रहा है तो आप उसको भी धनी की श्रेणी में ले लोगे। और एक जो बिजनेसमैन है जो कि इंडिया के टॉप 100 रैंकिंग में आते हैं उसको भी आप उसी श्रेणी में रख लोगे। उसके लिए भी वही सेम नियम, और जो एक नॉर्मल सा धनी कहा जा सकता है उसके लिए भी वो सेम सिद्धांत आप लागू करें, नियम लागू कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि धनियों का आधार क्या होगा, किसे आप धनी मानने वालेंगे। तो और आखिरी और अंतिम पॉइंट ये है कि ये जो आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये गैर व्यवहारिक है, गैर ऐतिहासिक है। गैर व्यवहारिक का मतलब वास्तविकता में इसे लागू करना बहुत ही नामुमकिन है, और गैर ऐतिहासिक मतलब इतिहास में आज तक कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। किसी भी देश में, किसी दुनिया में, समाज में, किसी तबके में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इस तरह की ट्रस्टीशिप प्रणाली को बढ़ावा दे या ट्रस्टीशिप प्रणाली में खुलकर सामने आए। तो ये इतिहास भी इस चीज़ का गवाह नहीं रहा है। तो ये गैर व्यवहारिक और गैर ऐतिहासिक है।
तो इस लेक्चर के बाद जो है आपका आई थिंक जो है ये 16 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2 और 16 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको बहुत जल्द करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।